अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट के तौर पर घर लेना है, और ऐसी जगह पर, भले घर हो या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो, प्लॉट हो, लेकिन ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे हो। आज बहुत सारे ऐसे फैंसी एडवर्टाइजमेंट्स हमारे सामने आते हैं कि भाई आप ये डेवलप्ड कंट्री सिटी आ रहा है, अगर मैं नाम ले लूँ तो धुलेरा आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि आप यहाँ पर प्लॉट ले लो, 10 साल के पहले इतना था, अभी इतना है, अगले साल इतना होने वाला है। तो व्हाट शुड वी डू एज अ इन्वेस्टर? मतलब क्या मुझे वो प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए या मैं घर के लिए ही देखूं? ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि घर रहने के लिए ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ही नॉट सो ग्रेट इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। सबसे पहले तो इंडिया में लोगों को ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रियल एस्टेट को रिटर्न्स में कैलकुलेट नहीं करते, पर कितना गुना हो गया वो करते हैं। आप रिलेट करेंगे मैं जिससे जो कहूँगा। जनरली लोग इंडिया में ये कहेंगे कि मैंने 1 करोड़ का घर लिया था, देख 10 साल में 2 करोड़ हो गया, डबल हो गया। ये नहीं उनको समझेगा कि 10 साल में डबल हुआ है तो रिटर्न शायद 6% है। इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को अनफॉर्चुनेटली रिटर्न्स नहीं समझते एक्चुअल। मैं आपको एक आरबीआई का डेटा कोट करता हूँ। पिछले 10 साल में आरबीआई ये कह रहा है कि इंडिया में रियल एस्टेट ने एवरेज, पूरे इंडिया का एवरेज मिलाकर रियल एस्टेट ने 6% रिटर्न दिया है। ओके, अब मान लीजिए आपने घर में, आपने एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, वो 6% से ग्रो हो रहा है। अब आप कहोगे कि यार सिर्फ ये थोड़ी है, रेंट भी तो मिलता है। अब मैं आपको रेंट की स्टोरी समझाता हूँ। अगर आप बॉम्बे, गुड़गांव, बैंगलोर के कुछ स्पेसिफिक एरियाज को छोड़ दे, उसके अलावा रेंटल यील्ड कंट्री में 2 या 3% मैक्सिमम है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पे। इसका क्या मतलब है? 1 करोड़ का घर पे 2% रेंटल यील्ड, 2% रेंटल यील्ड का मतलब है 1 करोड़ पे मुझे 2 लाख रुपया साल का रेंट आएगा या 3 लाख रुपया रेंट आएगा मैक्सिमम। ये एक्चुअल स्टैट है। अब आप देखिए इसके ऊपर आप ब्रोकर को पैसा दे देंगे, मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा, मेंटेनेंस पे करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपने ये प्रॉपर्टी 3 साल होल्ड की है तो तीनों साल आपके पास टेनेंट हो। करेक्ट, राइट। आप टैक्स पे करेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन ये बताती है कि आपके पास 1 से 1.5% मैक्सिमम रेंट बचता है। ट्रू। तो अगर आप आरबीआई का डेटा देखो, आरबीआई कह रहा है कि 6% रियल एस्टेट कमाता है, 1 से 1.5% अगर आप लकी हो तो आपको रेंट मिलेगा, तो 7-7.5% जितना आप रिटर्न बनाते हो। ओके, और उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा जब आप बेचोगे। अब ये रिटर्न प्रोपोजिशन है, तो सामने आप रिस्क समझिए। टिकट साइज बहुत बड़ा है, करेक्ट, राइट। लिक्विडिटी नहीं है। स्टॉक मार्केट की तरह थोड़ी कि आज आपने बटन दबाया और बिक गया और पैसा आ गया। अब जिस दिन सोचोगे कि मुझे बेचने, उसके 6 महीने बाद भी शायद कोई गिराक मिले, कोई खरीदेगा। करेक्ट, राइट। और प्रॉब्लम ये है कि टैक्स बचाने के लिए इंडिया में लोग रियल एस्टेट बेचकर वापस रियल एस्टेट ही खरीदते हैं। क्योंकि इंडिया में अलाउड है कि आपने रियल एस्टेट, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का घर लिया था, 2 करोड़ में बेच दिया, तो आपको 1 करोड़ का कैपिटल गेन्स हुआ। अब उस 1 करोड़ के कैपिटल गेन्स पे आपको 20% टैक्स लगने वाला है। तो ये 20% टैक्स बचाने के लिए अब दूसरी एक प्रॉपर्टी ले लेते हो, क्योंकि टैक्स रूल ये कहता है कि आप दूसरी प्रॉपर्टी लोगे तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो लोग रियल एस्टेट के लूप से बाहर ही नहीं निकल पाते। इट इज नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो। पर अगर आप ये सोचेंगे कि 15 साल में 4 गुना हो गया, तो आपको लगेगा आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, पर वो भी 7% रिटर्न है। एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को ये घर पे एक प्रेशर रहता है, इमोशनल एंगल रहता है कि बेटा तूने घर अगर लोन पे ले लिया ना, तो ईएमआई के लिए तुझे पैसा जमा करना ही पड़ेगा, जबकि एसआईपी कभी भी तू बंद कर सकता है। करेक्ट। तो ये इसके वजह से शायद ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं इसके अंदर। लेकिन आपने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया कि अगर एक बार रियल एस्टेट में चले गए तो फिर वो लूप में फंस जाओगे, और वो घर ले लेना मतलब अपने पैरों में बेड़ियाँ बांध देना, जैसा कि आप बाहर नहीं जा पाओगे कहीं पर भी, एक लॉक आ जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ग्रेट।